अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके का घेराव करके दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। पेशावर में अमन के दुश्मनों का एक और वार, सरबंद थाने पर हमला कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुजाफाती इलाके बुडबेर में वाक़े पुलिस स्टेशन पर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की, दस्ती बम फेंके। हमला करने वाले दहशतगर्दों की तादाद 6 से 8 थी। हमले और फायरिंग के तबादले में शहीद डीएसपी बुडबेर सरदार हुसैन के गनमैन इरशाद और जहांजेब भी जान से गए। रात को तकरीबन मिडनाइट के टाइम दहशतगर्दों ने सरबंद पुलिस स्टेशन को हमला किया। बिगिन विद जो हैंड ग्रेनेड लॉबिंग के साथ साथ स्नाइपर शॉट्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। मुकाबले के दौरान जो है वो डीएसपी साहब सरदार हुसैन और उनके साथ 2 हमारे पेशावर पुलिस के जवान इरशाद और जहांजेब जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। हमले की इत्तला पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां और मजीद नफरी पहुंच गई। इलाके का घेराव करके दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन किया। पुलिस के शहीद एहलकारों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों का मामला। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी को मामला इफ़ाम और तफ़हीम से हल करने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान गवर्नर ने खालिद मकबूल को हल्का बंदियों की दुरुस्तगी का यकीन भी दिलाया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों का मामला। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी को मामलात इफ़ाम और तफ़हीम से हल होने की यकीन दहानी करवा दी। कराची में रात गए गवर्नर कामरान टिसोरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बल्दियाती इलेक्शन और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों समेत तमाम मामलात में बैठ कर हल करने का यकीन दिलाया। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पे बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। मुलाकात के दौरान खालिद मकबूल ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से राबिता कमेटी के फैसलों और PDM के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ होने वाली टेलीफोनिक बातचीत से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली बातचीत के बारे में खालिद मकबूल सिद्दीकी को ब्रीफिंग दी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रात गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशावरती इजलास हुआ। कराची बिलावल हाउस में मुनक़दा इजलास में होने वाली मशावरत से मुतल्लिक MKM को आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसलों पर MKM को एतमाद में लिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध में हल्का बंदियों के तनाज़े और बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर MKM और वफाकी हुकूमत कशमकश का शिकार है। हतमी फैसले के लिए मुत्तहदा राब्ता कमेटी के 2 इजलास भी हुए, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़े ऐलान नहीं किया गया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी खालिद मकबूल से फ़ोन पर राब्ता किया। भी हलचल। कराची में हल्का बंदियों का तनाज़ा विफाक तक पहुंच गया। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इत्तेहादी भी सरगर्म हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलग अलग राबते के बाद पीपल्स पार्टी और MKM के मरकजी कायदीन ने बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर काबिल कबूल हल पर इत्तेफाक कर लिया। आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमें आपकी मुश्किलात का अंदाजा है। उम्मीद है जरदारी साहब अपना कहा पूरा करेंगे। हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमें आपकी मुश्किलात का अंदाजा है। कराची में सिक्योरिटी इदारों के इजलास में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार भी किया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने अपने खदशात से इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। MKM के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर बात हुई है। इस्तीफ़े का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर रहा है। जनरल वर्कर्स इजलास सिक्योरिटी वजूहात के बायस आगे बढ़ाया गया है। तमाम इख्तियारात खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिए गए हैं। जरदारी साहब से भी बात हुई है।
उनकी वज़ीर-ए-आज़म से भी गुफ्तगू हुई है, खालिद मकबूल भाई की आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी बातचीत हुई है। होपफुली हम इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो तमाम चीज़ें जो कराची हैदराबाद के अवाम, शहरी सिंध के अवाम चाहते हैं कि हल्का बंदियाँ, जो जाली हल्का बंदियाँ थीं, जिसके बुनियाद पर MKM का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन को पहले हल्का बंदियाँ दुरुस्त की जाए, फिर इंतखाबात कराया जाए। तमाम ऑप्शन पे डिस्कशन किया गया है, जनरल वर्कर इजलास रखा गया था, इसीलिए कि वहाँ अपने कारकुनान, अपने वोटर, अपने सपोर्टर से राय ली जाए और उनके मशवरों के बाद ही मेरा ख्याल है मामलात को आगे बढ़ाया जाए। कल जनरल वर्कर इजलास मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी रीज़न के बिना पे आगे बढ़ाया गया है और इसकी नई तारीख का ऐलान भी मेरा ख्याल है फौरी तौर पर अगले 24 घंटे में कर दिया जाएगा। कराची में सिक्योरिटी इदारों का इजलास, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सिक्योरिटी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इजलास की कार्रवाई से आगाह कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात हैं, इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आगाह कर दिया। मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन से फरार का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं का ये कहना था कि नई हल्का बंदियाँ होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। मेयर उन लोगों का क्यों ना हो जिनकी आबादी ज़्यादा है। राबता कमेटी के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू में फरोग नसीम ने कहा कि जहां MKM का वोट बैंक था, उन यूसीज में ज्यादा वोटर्स रख दिए गए। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन वापस लिए जाने के बाद कोई हल्का बंदियां नहीं रही, इलेक्शन की बुनियाद खत्म हो गई। MKM का जो वोट बैंक था, हमारा जो वोटर है उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स, यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। तो इतनी बड़ी जो धांधली हुई तो MKM ने उसको चैलेंज किया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए, 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं हैं, जिन हल्का बंदियों में नजर आ रहा है कि नाज़माबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकते हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के पास जाएं। हमारे तहफ्फुजात पर सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों पर कमेटी बनाई। हल्का बंदियों में ऊंच नीच हुई है और ये इसको जो है वो हमें मुनसिफाना बनाने के लिए रिव्यू करना होगा, हम दोबारा बनाएंगे। उन्होंने कमेटी बनाई है और वो कमेटी फिर हल्का बंदियों को देखेंगी। तो अगर हल्का बंदियों में हुकूमत सिंध, जिसका इख्तियार था हल्का बंदियां करना, अगर वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रही है कि हाँ कहीं ऊंच नीच हुई है, नाइंसाफी हुई है और वो अब ठीक करने पर आमादा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इसे वेलकम करना चाहिए। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत के फैसले को वेलकम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को MKM या सूबाई हुकूमत को सुनना चाहिए था। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। इलेक्शन में फौज और रेंजर्स की तैनाती वफाक का इख्तियार है। हमारे पास जो इख्तियार था आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो हमने अपने इख्तियार कर दिया कि जी जितनी भी डिलिमिटेशंस हुई थी वो नोटिफिकेशन हमने विड्रॉ कर लिया है। कराची की सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स को मुकर्रर किया जाए। कानून ये कहता है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस में ये इदारे हों तो इलेक्शन कमीशन खुद उनसे राब्ता करे। कराची की सियासी सूरत हाल पर PTI का इजहार तशवीश। असद उमर कहते हैं कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, मगर अभी तक ये नहीं मालूम कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। इलेक्शन रुकवाने के लिए पूरी कोशिश हो रही, मगर हम आखिरी वक्त तक जोर डालेंगे और बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। कराची हैदराबाद की इलेक्शन कैंपेन का, मुकामी हुकूमत के इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है और उसका आखिरी घंटा है, और इस वक्त तक ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कोशिश इस वक्त है कि किस तरीके से, चाहे आइन तोड़ना पड़े, कानून तोड़ना पड़े, अपना मजाक उड़ाना पड़े, जिल्लत उठानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, किस तरीके से इलेक्शन से भागा जाए, यानी अवाम से भागा जाए। और हम आखिरी वक्त तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन करवाएंगे।
कोई साजिश, कोई बहाना कबूल नहीं, बल्दियाती इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। अब कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी खदशात हैं, तुम ऑर्डिनेंस लाओगे, इसका भी मुकाबला करेंगे, हम तुम्हारी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजे बरसे, कहा झूठ की सौदागरी नहीं चलेगी, मायूसी के बादल छट रहे हैं। ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, ये झूठ की सौदागरी नहीं चलेगी और इसका व्यापार नहीं चलेगा। इलेक्शन तुम्हें कराना पड़ेगा, तुम ऑर्डिनेंस लाओगे, उसका भी मुकाबला करेंगे, तुम फैसला लाओगे, उसका भी मुकाबला करेंगे, सड़कों पे मुकाबला करेंगे, अदालतों में मुकाबला करेंगे, जहां जहां जाओगे वहां वहां पहुंचेंगे। इस शहर के मैंडेट पे शबखून नहीं मारने देंगे इंशाअल्लाह ताला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 5060 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से, जो कि इस वक्त जिला कचहरी में मौजूद हैं। हैदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बराह साल 2023 और 24 के हवाले से जो है पोलिंग का अमल वो शुरू हो चुका है। वकला जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए मुल्तान में वकला की, तो बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की तादाद है वो 5060 वकला है टोटल, जो कि आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से जो इलेक्शन डे के हवाले से जो पोलिंग बूथ है वो 13 बनाए गए हैं, जिसमें से एक पोलिंग बूथ जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए सदारती उम्मीदवार की, तो बिल्कुल सदारत पर जो है इस वक्त 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी पर की एक नशिस्त पर जो है 5 उम्मीदवार वो मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट बार की जो एग्जेक्टिव सीटें हैं वो 10 हैं टोटल, और उस पर 12 वकला उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। अगर यहाँ पर बात करें इंतजाम के हवाले से, तो बिल्कुल पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, और बाकी जो इलेक्शन डे के हवाले से वकला जो जहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए पंजाब बार का कार्ड और शनाख्ती कार्ड लाना जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। दूसरी जानिब बात करें हम जो टाइमिंग है ये पोलिंग का वक्त जो है सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। बीच में दरमियान में जो है 1 से 2 बजे तक जो है नमाज और खाने का वक्फा किया जाएगा। ये पोलिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा, और उसके बाद से जो है इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर वकला जो हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने जो हामी वकला हैं जिनके उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास तफसीली अपडेट करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। बात करेंगे कुछ मौसम की और रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर आज से 16 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता दिनों से जारी सर्दी की लहर ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के नवाही इलाकों में आज दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मलिका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा बरकरार है। पाइपलाइनों में पानी जम जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध बरकरार है। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई है। फैजपुर से जनावाला और लाहौर से समड़ियाल तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद है। उधर लाहौर में धूप निकलने के बावजूद सर्दी का राज बरकरार है। ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा, ताहम सर्दी की लहर जारी रहेगी। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। धूप निकलने के बावजूद लाहौर में सर्दी का राज बरकरार है और ये वो धूप है जो जिसका लाहौरियों को बहुत देर से इंतज़ार था, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक से इसी तरह का मौसम था। फॉग थी, हल्के के बादल थे, बारिश भी नहीं हुई। बारिश थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई 3-4 दिन पहले, और आज इतना सुहाना मौसम है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। हल्की हल्की हवा चल रही है और धूप अपनी आबोताब से जो है सूरज जो है वो चमक रहा है। और इसी मौसम का इंतज़ार इसलिए भी था कि ये फॉग रहती थी, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। मतलब लाहौर शहर के अंदर भी इतनी धुंध होती थी, और आज लाहौर शहर के अंदर भी धुंध बिल्कुल नहीं है। मोटरवेज भी क्लियर हैं, जो एयर ट्रैफिक भी मतलब पूरे के पूरे रूटीन के मुताबिक चल रही है। और जब महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन तक
इसी तरह सूरज निकलता रहेगा, अच्छा मौसम रहेगा और ना सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। और बारिश का अभी तक इम्कान कोई नहीं है। लाहौर ये बारिश भी मांग रहे हैं ताकि बारिश हो और ये स्मोक से हमारी जान छूटे। लाहौर में धूप निकलने के बावजूद सर्दी बरकरार है। बहुत शुक्रिया फैसल खान। लाहौर के बाद रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहरी मार्गला की पहाड़ों पर सर्द मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दोस्त अहबाब और फैमिली के हमरा ट्रेल 5 पर हल्ला गुल्ला करें। मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अम्बरीन अली से, जो कि ट्रेल 5 पर मौजूद हैं। अम्बरीन, बताइएगा। देखिए जी, इस्लामाबाद की बात करें तो मौसम भी सुहाना है, सर्दी की शिद्दत तो है, लेकिन उसके साथ साथ शहरी है वो मौसम को एंजॉय करने और अपनी सेहत को फिट रखने के लिए ट्रेल 5 पहुंच चुके हैं वॉक करने, क्योंकि उनको एक ही दिन मिलता है, पूरे हफ्ते में बिजी रहते हैं, रूटीन बिजी होती है। तो आज नौजवानों की बड़ी तादाद हमें ट्रेल 5 पर नजर आई है। इनसे बात करते हैं क्यों ज़रूरी है ट्रेल 5 पर आना, यहाँ पर वॉक करना, क्या समझते हैं, सेहत के लिए कितना ज़रूरी है वॉक। जैसे कि देखा जाए कि इंसान जो है पूरा हफ्ता पूरा जो है बिजी रहता है अपने काम में, जैसे यूनिवर्सिटी में हम यूनिवर्सिटी में बिजी होते हैं, तो हमें एक दिन अपने लिए निकालना चाहिए, क्योंकि इंसान को सेहत जो है सेहत में मतलब तंदुरुस्त जो है क्या है यार वो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इंसान को अपनी सेहत के लिए ट्रेल 5 को रुख करना चाहिए। और बिल्कुल अभी तो ये वीरान पड़ा हुआ है। मुझे शहरियों से गुजारिश है कि आप हर वीकेंड पे आएँ और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें। नौजवान ना सिर्फ खुद आए हैं बल्कि दीगर शहरियों को भी मैसेज दे रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर आना चाहिए। क्या वजह है? यहाँ पर एक तो आपको ग्रीनरी भी मिलती है, कुदरती नज़ारे भी हैं, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले में? मैं कहता हूँ कि एक बंदे को हेल्दी रहने के लिए एक चीज़ नहीं दो चीज़ चाहिए होती है, एक साउंड माइंड, एक साउंड बॉडी। तो लोग माइंड पे तो वर्किंग करते हैं, जब हम सोशलाइजिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो वो हमारी जो माइंड की खुराक होती है वो हम बहुत लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, बहुत हम इंजॉय कर लेते हैं, बट हमारी बॉडी वाला पार्ट वो निगलेक्ट हो जाता है। तो हमें तो मेरे नज़दीक हमें डेली वॉक करनी चाहिए, तो 20 मिनट्स एट लीस्ट, बट एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ हमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना चाहिए। तब भी जब वो बैरियर जिम भी जाते हैं, मसल्स ब्रेक होते हैं, तब रिफॉर्म होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम जो है ना तो अपनी बॉडी को ब्रेक करें। तो मेरे नज़दीक हाइक ट्रेल्स वो ब्रेकिंग पॉइंट है जो कि हमें ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। और इस्लामाबाद की तो ये भी खुशकिस्मती है शहरियों के लिए, यहाँ पर ट्रैक्स बने हुए हैं, ट्रेल 5 जैसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आकर शहरी जो है वो वॉक करके पूरा दिन उनको फिट रखने का मौका मिलता है। शहरियों का ये कहना है कि हर हफ्ते में कम से कम एक दिन तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालना चाहिए, ट्रेल पर आना चाहिए और वॉक को तरजीह देनी चाहिए। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो, इस्लामाबाद के शहरी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अम्बरीन अली। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खरीद के पीते हैं, उनको गैस नहीं मिल रही, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनका कचरा नहीं उठता। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छा कर दें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दें, आप देखें कि ये शहर जो आपको 8,000 अरब रुपए कमा कर देगा सालाना, और वो आज जब हम 3,500 अरब रुपए कमा कर अपने पास नहीं रखते, तो जब हम 8,000 अरब रुपए कमा रहे होंगे शहर से, वो भी अपने पास नहीं रखेंगे। पाकिस्तान की फौज को जाएंगे पैसे, हमारे दिफा में जाएंगे पैसे, पूरे पाकिस्तान भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जाएंगे पैसे, और पाकिस्तान जो है ग्रो करेगा, दूसरे शहर भी इसके पीछे जो है वो तरक्की करना शुरू हो जाएंगे। ये बता दें, कल इलेक्शन अगर होने जा रहे हैं तो क्या आपकी मतलब क्या होगी? क्या बाइकाट करने जा रहे हैं या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या रोडों में निकलेंगे? अभी आज हम दिन गुजारते हैं ना, देखते हैं कि आज क्या फैसले होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, फिर उसके बाद जब शाम अभी पड़ी है, रात पड़ी है, हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है फैसले बताने के लिए आपको। देखते हैं अभी आज दिन में क्या होता है। शुक्रिया, थैंक यू। एम कैमरा नुमा मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से एक गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में आटे का बहरान ना थम सका। कराची में आटे की सरकारी कीमत 95 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद 110 से 115 रुपये फी किलो पर फरोख्त जारी है। मुल्क के कई शहरों में आटा नायाब, आसमान छूती कीमतें बनी अजाब, शहरी सस्ते आटे के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। सिंध हुकूमत ने आटे के रेट 95 रुपए किलो मुकर्रर किए, मगर कराची और दीगर शहरों में आटा 110 से 115 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है।
खंबर शहदाद कोट और दौड़ में अवाम आटा न मिलने पर सड़कों पर निकल आए, इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। पंजाब में भी आटा बहरान ने आवाम की चीखें निकलवा दी। चुनिया पाकपतन में दिहाड़ीदार तबका घंटों लाइन में लगने के बाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। खवातीन भी बच्चों का पेट पालने के लिए कतारों में लग गईं, मगर आटा ना मिला। आटा लेने के लिए सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, बहुत ज्यादा बिजली होना पड़ता है, 800,000 बंदे की लाइन लग जाती है। औरतें रो रही हैं, तंग हुई खड़ी हैं, सफेद पोश लोग हैं। कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा हमने, किसी चीज के लिए भी कोई मजबूरी नहीं आई ऐसी बुरी। अब जो आटे का बहरान हुआ खड़ा है ना, उसने हर बंदे को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। उधर लाहौर और मियांवाली में BISP के तहत 10 किलो आटा 400 रुपए, मगर आम अफराद के लिए 248 रुपए के इजाफे से 648 रुपए का हो गया। शहरियों ने हुकूमत से फर्क खत्म करके मसावात का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं, 13 लाख टन गंदम मुल्क में आ चुकी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा ने कहा कि गंदम और आटे की कमी का शोर गैर जरूरी तौर पर मचाया गया। सूबों की रिलीज के एक एक दिन का डाटा वफाक के पास मौजूद है। सूबों ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए गंदम रिलीज नहीं की। हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद है। फ्रॉम डे 1 हमने इस चीज को भांप लिया था। एक एक दिन का हमारे पास रिपोर्ट है कि हमने कितना, पंजाब ने कितनी रिलीज की है, सिंध ने कितनी रिलीज की है। 2 रोज कबल पंजाब ने 26 लाख मैट्रिक टन गंदम रिलीज की, जिससे आटे की कीमत में कमी आई। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा 13,76,000 मैट्रिक टन गंदम मुल्क में आ चुकी है। 4 लाख टन गंदम पोर्ट पर मौजूद है। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, महंगाई की शरह में 0.44% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक ये हफ्ता भी आवाम के लिए भारी रहा। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 134 रुपए, डबल रोटी की कीमत में मजीद 4 रुपए बढ़ गए। लहसुन की कीमत में 16 रुपए, अंडे फी दर्जन 12 रुपए महंगे हुए। बासमती टोटा चावल 5 रुपए महंगा हुआ। दाल मूंग 10 रुपए, दाल चना 5 रुपए और दाल मसूर 4 रुपए महंगी हुई। सरसों के तेल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर, आलू और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 13 रुपए की कमी हुई। इदारे शुमारियात ने आटे की कीमत में इजाफे के आदाद शुमार भी जारी कर दिए। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपए से कम होकर 2900 रुपए तक हो गया। हैदराबाद 2850 रुपए, कोटा 60 रुपए बढ़कर 2760 रुपए का हो गया। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 250 रुपए महंगा होकर 2900 रुपए का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में भी आटे का थैला 1295 रुपए तक का हो गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई से हर कोई परेशान है। वहीं पर 51 साल बुजुर्ग नईम भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट करें हैदर अब्बास। मुल्तान का बुजुर्ग शहरी आराम करने की उम्र में भी मजदूरी करने पर मजबूर। 51 साला बुजुर्ग नईम के लिए छोटे से फूड पॉइंट से घर का गुजारा मुश्किल हो गया। सड़क किनारे अंडा शामी और बर्गर बेचने वाला नईम महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया है। बुजुर्ग नईम का कहना है कि महंगाई बहुत है, लेकिन बच्चों का पेट तो पालना है। अल्लाह रिस्क दे देता है। गरीब आदमी पानी नहीं पी सकता तो खाना तो क्या दूर के खाएगा। अब जैसे कि आटा ही आप देख लें कि नायाब हो गया है कि गरीब आदमी सिर्फ सोते हुए ख्वाब में देख सकता है कि वो दुकान ली, वरना मेरे जैसा गरीब आदमी अगर दुकान बनाने काबिल होता तो ये रोड पे खड़ा होता। बुजुर्ग नईम बुखारी फूड पॉइंट पर रात गए तक मेहनत करके घर वालों के लिए हलाल रिस्क कमाता है। 51 साला बुजुर्ग नईम सड़क किनारे फूड पॉइंट लगाकर अपना और बच्चों का गुजारा करता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में उसका ये गुजारा भी मुश्किल हो गया है। लेकिन
फिर भी पुरुमीद है कि महंगाई कंट्रोल होगी और उसके अच्छे दिन वापस आएंगे। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ हैदराबाद न्यूज़ 1 मुल्तान। कराची से खबर दे रहे हैं, जहां कोरंगी में अवामी कॉलोनी पुलिस ने फायरिंग के तबादले में एक डकैत को जख्मी हालत में असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। साइड सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई जराइम के मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान पकड़ लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद इमरान उर्फ जुमा और काशिफ स्ट्रीट क्राइम्स और पुलिस मुकाबलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। और अब खेल के मैदान से आपको खबर दें कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान टेस्ट सीरीज़ के बाद बैनुल-अक़वामी वनडे सीरीज़ की फातेह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी कराची से वतन वापस रवाना हो गए। वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी विलियमसन, साउथी, स्टेट और जुगरसन रात गए पुलिस के मखसूस प्रोटोकॉल और सख्त सिक्योरिटी में कराची एयरपोर्ट के जनाह टर्मिनल पहुँचे। कराची अमारात एयरलाइन की परवाज़ PK 607 से दुबई रवाना हुए, जहाँ से वो मुतबादिल परवाज़ से अपने वतन जाएंगे। न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ के तीसरे और फैसला कुन मैच में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने मैच के साथ साथ सीरीज़ भी 47 बरस बाद 2-1 से अपने नाम कर ली। Done and dusted, game over. And the New Zealanders take out the series. तीसरे और आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 281 रन का हदफ बासानी 8 विकेटों पर पूरा कर लिया। ग्लेन फिलिप्स नाकाबिले शिकस्त 63 रन बनाकर नुमाया रहे। And he nails that. That is massive. He's batting on another pitch. नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए एक रोजा सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने 281 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा कर लिया। कीवीज की जानिब से कप्तान कैन विलियमसन 63 और डेविन कॉनवे 52 रन बनाकर आउट हुए। डैरल मिचेल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। What an option that was. पाकिस्तान की जानिब से सलमान आगा और मोहम्मद वसीम ने 2-2 जबकि मोहम्मद नवाज और उसामा मीर ने 1-1 विकेट हासिल की। Bowling. Is there a twist in the tail? इससे कबल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 280 रन बनाए। And Pakistan get to 280. ओपनर शान मसूद 0 जबकि कप्तान बाबर आजम 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने 153 रन की पार्टनरशिप कायम की, ताहम रिजवान 77 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। फखर जमान 101 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि हारिस सुहेल भी 22 रन बनाकर रन आउट हुए। आगा सलमान ने 45 रन की अहम इनिंग खेली, ताहम वो निस्फ सेंचुरी मुकम्मल न कर सके। न्यूजीलैंड की जानिब से साउथी ने 3, लोके फर्गुसन ने 2 जबकि मिचेल ब्रेसवेल ने और ऐश सूधी ने 1-1 विकेट हासिल की। और यहाँ आपको अपडेट कर देंगे, कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन और हैदराबाद जिला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की फिर सिफारिश कर दी। मुमकिन दहशतगर्द हमलों पर हसास इदारों के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिखा है। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन और हैदराबाद जिला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की फिर सिफारिश की है। मुमकिन दहशतगर्द हमलों पर हसास इदारों के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। हमारे नुमाइंदे हफीज बलोच ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद जान लेते हैं। हफीज बलोच, आगाह कीजिएगा, कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया है। जी शुमाइला, बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2013 की सेक्शन 34 के तहत ये खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन और हैदराबाद जिला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए एक मरतबा फिर सिफारिश की है। असास इदारों की मुमकिन जो दहशतगर्दी के हमले हैं उसके खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। आर्मी और रेंजर्स की मतलूबा जो तादाद है वो मैसर नहीं होगी। कल के रोज अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर 15 जनवरी को हैदराबाद जिला और कराची डिवीजन में इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त की है और इस दरखास्त में कहा गया है कि सिंध हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार है। इस नए मरासले में सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2013 के सेक्शन 34 का जिक्र किया है, जिसमें
12 जनवरी को सिंध हुकूमत ने हैदराबाद और कराची में जो अलका बंदियां उसको खत्म कर दिया था। कानून के तहत अब हैदराबाद की नई अलका बंदियां लाजमी है। बल्दियाती इंतखाबात में नई अलका बंदियां होंगी तभी इलेक्शन मुमकिन होंगे। इस सिंध हुकूमत की इस मरासले में इलेक्शन कमीशन को कहा गया है। जी, कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीज़न और हैदराबाद ज़िला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश कर दी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ बोलो तफसीलात से आगाह करने के लिए। खेल कूद की उम्र में IT की दुनिया में तहलका मचाने वाली अरफा करीम रंधावा को दुनिया छोड़े 11 बरस बीत गए। अरफा करीम ने अपनी गैर मामूली जहानत और सलाहियतों से IT की दुनिया में अर्ज़े पाक का नाम रोशन किया। अरफा करीम फैसलाबाद के एक नजदीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 में पैदा हुई। अरफा के वालिद एक आर्मी ऑफिसर थे। नाम की तरह काम भी अरफा। अरफा ने 9 वर्ष की उम्र में 2004 में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स से अमेरिका में मुलाकात की और कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाया और उसका लाइसेंस हासिल किया। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा में IT कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरी दुनिया के 5000 मंदूबीन शरीक हुए। पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम को शिरकत का एजाज हासिल हुआ। पंजाब हुकूमत ने IT के फरोग के लिए कायम टावर को अरफा करीम टावर का नाम दिया और उनकी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। अरफा करीम ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद अवार्ड भी अपने नाम। होनहार बच्चियों के कारनामे पूरी कौम के लिए मशअले राह है। अरफा करीम 14 जनवरी 2012 को 16 साल की उम्र में आर्ज़ाए कल्ब के बायस वफात पा गयी। इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जेनेट बेलन ने कांग्रेस को बताया है कि अमेरिका जल्द अपने कर्ज की हद तक पहुंच जाएगा और फिर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए गैर मामूली इक़दामात का सहारा लेगा। ऐवान और सेनेट के रहनुमाओं को लिखे गए ख़त में अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि उनके इक़दामात उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि कांग्रेस ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिससे या तो मुल्क के 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज लेने के इख्तियार में इजाफा होगा या इसे एक मुद्दत के लिए दोबारा मुअत्तल कर दिया जाएगा। हुकूमत की जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकामी अमरीकी मईशत तमाम अमरीकियों के ज़रिए माश और आलमी मालियाती इस्तेहकाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर अदालत ने लाहौर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक बहुत अहम इशू है। लाहौर के मास्टर प्लान में इन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की जिसमें स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम न होने की निशानदेही की गई। अदालत ने करार दिया कि लाहौर के मास्टर प्लान में आलूदगी के उनसर को नजरअंदाज न किया जाए। अदालत ने आइंदा शुरू होने वाले प्रोजेक्ट से मुतालिक भी रिपोर्ट मांग ली। CTO इजाज मलही ने बताया कि लाहौर में काफ़ी ट्रैफिक के मसाइल सामने आ रहे हैं। CBD समेत दीगर प्रोजेक्ट्स और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हो रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया कि वो खुद कई बार प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक बंद में फंसे हैं। अदालत ने CTO लाहौर असद इजाज मलही को 6 माह तक ट्रांसफर न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया CTO लाहौर स्मोक पर अदालत की मामलत कर रहे हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी 6 माह तक CTO लाहौर का तबादला न करें। मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। और यहाँ आपको बताया कि कैलिफोर्निया के जंगल की आग ने खौफनाक मखलूक को बेदार कर दिया। एक्शन और दहशत से भरपूर हॉलीवुड फिल्म वुल्फ पैक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ